ट्वेल्थ अकाउंटेंसी अंश पूंजी का लेखांकन निर्गमन एवं हरण। इस चैप्टर पर मैंने अभी तक 8 वीडियो बनाया है और उन 8 वीडियो पर अभी तक हम अवशिष्ट याचना एवं उन पर ब्याज इस टॉपिक तक पहुँचे हैं, जिस पर मैंने दो वीडियो बनाकर बताया है 19वें नंबर सवाल के लिए और 20वें नंबर सवाल के लिए। इस अवशिष्ट याचना के लिए मैंने 2 वीडियो बनाकर बताया है 19वें नंबर सवाल के लिए और 20वें नंबर सवाल के लिए, और इन दोनों सवाल में लगभग जो अवशिष्ट याचना के पूरे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। आज हम ये 9वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं अग्रिम याचनाएं एवं उन पर ब्याज इस बिंदु पर किस तरह हम सवाल हल करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सवाल हल करने से पहले मैं थोड़ा सा अग्रिम याचनाएं एवं उन पर ब्याज को समझाना चाहूँगा। तो पहले हम इसको समझते हैं कि अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके सवाल को देखेंगे। तो अग्रिम याचना एवं उस पर ब्याज, तो ये पेज नंबर है 436, नवबोध की बुक है, और आप देखेंगे इसमें अग्रिम याचना एवं दे ब्याज यानी उस पर ब्याज को समझाया गया है। तो अग्रिम याचना क्या होता है? जैसे पिछले जब हम अवशिष्ट याचना को देख रहे थे तो उसमें अवशिष्ट याचना को हमने समझा था कि जब कंपनी आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय व अंतिम याचना का रकम मंगाती यानी राशि मंगाती है, और उनमें से कुछ या कोई एक व्यक्ति जो इनका पैसा नहीं दे पाते, हो सकता है जैसे कि कोई 200 शेयर्स रखा हो या 400 शेयर्स रखा हो या 1000 शेयर्स रखा हो या 10,000 शेयर्स रखा हो। यदि वो याचना का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है द्वितीय याचना का पैसा नहीं दे पा रहे हो या आवंटन का पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो जब वो पैसा नहीं दे पाते तो जितना पैसा प्राप्त नहीं होता है, यानी आवंटन का या प्रथम याचना का या द्वितीय याचना का या इन सभी का जब पैसा प्राप्त नहीं होता है, तो जितना राशि नहीं प्राप्त हो रही है उसको हम अवशिष्ट याचना बोलते हैं। उसी तरह जब हम इसको देखते हैं, अग्रिम याचना को देखते हैं, तो हमको शब्द से पता चलता है अग्रिम मतलब एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम याचना यानी कि याचना जो है वो एडवांस में ही हो जा रही है, यानी पहले ही हो जा रही है। कहने का अर्थ है ड्यू डेट से पहले ही, यानी कि देय तिथि से पहले ही यदि कोई एक या कुछ लोग अपने अंशों की राशि का भुगतान कर देते हैं तो उसको हम अग्रिम याचना बोलते हैं। समय से पहले यानी कि देय तिथि से पूर्व, जब उसका समय आएगा उससे पहले ही यदि किसी हिस्से का राशि भुगतान कर दिया जाए तो इसे हम अग्रिम याचना बोलते हैं। तो हम बुक के लैंग्वेज में देखते हैं अग्रिम याचना का क्या लिखा हुआ है। लिखा है कभी कभी अंश राशि का भुगतान याचना प्राप्त होने के पूर्व, यानी कि याचना का समय नहीं हुआ, अभी समय नहीं हुआ है, उसका ड्यू डेट नहीं आया है, याचना प्राप्त होने के पूर्व ही कर दिया जाता है। याचना की राशि का भुगतान याचना प्राप्त होने के पूर्व ही कर दिया जाता है। अतः इस प्रकार प्राप्त होने वाली राशि को अग्रिम या पेशगी याचना कहा जाता है। कंपनी इस राशि को स्वीकार कर सकती है बशर्ते कंपनी अधिनियम की सारणी अ इसकी अनुमति दे। यानी कोई व्यक्ति याचना की राशि पहले देना चाहता है तो कंपनी इसको स्वीकार कर सकती है। कब? जब कंपनी अधिनियम की सारणी अ इसकी अनुमति देगा कि हाँ, आप अग्रिम पैसा प्राप्त होगा उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई अग्रिम पैसा देगा तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं यदि कंपनी अधिनियम की सारणी अ उसको अनुमति दे दे तब। तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सा लैंग्वेज हम देखते हैं
कि समय आने से पूर्व ही यदि कोई व्यक्ति पैसा पहले ही देता, जैसे हम कोई काम होने से पहले ही एडवांस में दे देते हैं, तो क्या हो गया, वो अग्रिम हो गया। तो उसी तरह प्रथम याचना मान लो कि 1 सितंबर 2020 को थी। 1 सितंबर 2020 को प्रथम याचना का राशि प्राप्त करना था, मगर कोई व्यक्ति उसको आवंटन में ही यानी कि 1 अगस्त 2020 को ही देता है, तो ये जो पहले दे दिया है प्रथम याचना का पैसा, इसको हम अग्रिम याचना बोलेंगे। तो हम इसको सवाल में देखेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी हम बस समझते हैं कि अग्रिम याचना क्या होता है। फिर बताता है कि अग्रिम याचना का लेखांकन यानी कि इसका लेखा कैसे किया जाएगा। अग्रिम याचना प्राप्त होने पर, जब अग्रिम याचना का पैसा प्राप्त होगा तब क्या करेंगे, बैंक खाते को डेबिट कर देंगे। वैसा होता ही है, जब भी पैसा प्राप्त होता है तो बैंक खाते को डेबिट किया जाता है। कंपनी की पुस्तकों में यानी कंपनी अपनी पुस्तक में प्रविष्टि करेगी, पैसा उसको प्राप्त होगा तो बैंक खाता डेबिट। कंपनी अपनी पुस्तकों में जनरल में क्या करेगी, बैंक खाता डेबिट। और क्रेडिट किसको करेगी, अग्रिम याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। बैंक खाते को डेबिट करेगी और अग्रिम याचना खाता को क्रेडिट कर देगी। इसे याचना विशेष के देय होने पर उसकी प्राप्ति के समय समायोजित किया जाता है। इस समय अग्रिम याचना खाता डेबिट और संबंधित याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। जब तक संबंधित याचना में इसका समायोजन नहीं हो जाता तब तक इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हम अग्रिम का पैसा प्राप्त करेंगे तो उसकी प्रविष्टि कैसे करेंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति 400 अंश रखा हुआ था और उसने क्या किया, आवंटन के समय ही याचना का पैसा दे दिया, यानी प्रथम याचना का पैसा दे दिया। और प्रथम याचना 3 रुपए का है, प्रथम याचना 3 रुपए का है और वो व्यक्ति 400 अंश रखा हुआ है। वो क्या कर रहा है, जब आवंटन का समय हो रहा है तब क्या करता है, वो बोलता है कि मेरा आवंटन के साथ साथ मैं क्या करूंगा, प्रथम याचना उसका भी पैसा दे दूंगा, यानी 1200 रुपये वो एडवांस में देना चाहता है। तब क्या प्रविष्टि होगी, आवंटन के साथ, यानी जब आवंटन का हम प्राप्त का प्रविष्टि करेंगे, आवंटन का जब प्राप्त का प्रविष्टि, पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि करेंगे, तब वहां पर रोकड़, जब आवंटन का रोकड़ का दर्शाया जाएगा तब यहाँ पर उसमें 1200 रुपये जोड़कर हम दिखाएंगे। रोकड़ खाता डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, अग्रिम याचना खाता से। अभी मैं इसको जब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे तो और हमको क्लियर होगा, ठीक ना। आप बस इतना समझिए कि जब अग्रिम का पैसा जिस समय पर प्राप्त होता है तो उस समय क्या किया जाता है, रोकड़ खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाते को क्रिएट कर दिया जाता है। और आगे इसी में बोलता है कि जब, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जब प्रथम याचना का समय आएगा यानी दे तिथि आएगा, दे तिथि के बाद इसको प्राप्त किया जाएगा। जब प्रथम याचना का हम प्राप्त का प्रविष्टि करेंगे तब इसको एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि पहले ही हमने बता दिया कि हमको प्रथम याचना का पैसा एडवांस में प्राप्त हुआ है, तो जब एडवांस में प्राप्त हो गया बाद में तो इसका समय आएगा ही, प्रथम याचना का पैसा प्राप्त करने का समय आएगा। तो जब पैसा प्राप्त करने का समय आएगा तो 400 अंशों पर जब 3 रुपये वो पहले एडवांस दे चुका है तो बाद में प्रथम याचना के समय वो नहीं देगा, भाई पहले दे दिया है, फिर बाद में दोबारा पैसा थोड़ी देगा जब देती थी पर। तब उस समय क्या किया जाएगा, इस एंट्री को एडजस्ट किया जाएगा। हम इसको अभी प्रविष्टि में देखेंगे, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम आगे इसको प्रविष्टि में देखेंगे, उस समय प्रविष्टि में इसको समझाऊंगा। तो हमने अभी थोड़ा सा अग्रिम याचना के बारे में देखा कि अग्रिम याचना क्या होता है। अग्रिम याचना यानी कि पहले से पैसा प्राप्त कर लिया जाता है तो उसको हम अग्रिम याचना बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे मैं इसके आगे बताना चाह रहा हूँ कि अग्रिम याचना पे ब्याज, कहने का अर्थ है कि जब आप कहीं पैसा एडवांस में देते हो, भाई समय नहीं हुआ और उससे पहले ही आपने क्या किया, एडवांस में पैसा दे दिया। अब वो एडवांस में पैसा दे दिया, अगर आप एडवांस में नहीं देते तो क्या होता, वो पैसा आपके पास रहता और यदि आप उसको बैंक में रखते तो उस पर शायद ब्याज भी आपको प्राप्त हो जाता, जितने महीने का भी हो, 2 महीने का, 1 महीने का, क्योंकि आपने 2 महीना 1 महीना पहले पैसा दे दिया है। तब इसमें कंपनी का क्या दायित्व बनता है, इसमें कंपनी का दायित्व बनता है कि आपने पहले ही पैसा दे दिया है तो उस पर भी ब्याज आपको मिलना चाहिए, तो कंपनी देती है उस पर ब्याज, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि अग्रिम याचना पर ब्याज। अग्रिम प्राप्ति पर कंपनी अधिनियम की तालिका अ,
बता रहा है कि जब पैसा अग्रिम में कंपनी ने प्राप्त कर लिया तो वहां पर अधिनियम, जो कंपनी अधिनियम है, कि तालिका अ के अनुसार याचना की प्राप्त राशि से देय तिथि तक, यानी कि जब उसका समय होता है, देय तिथि जब भी उसका समय होता है, प्राप्त राशि से, यानी कि जब पैसा प्राप्त किया, आवंटन के समय प्राप्त कर लिया गया, याचना का पैसा पहले ही प्राप्त कर लिया गया, कब? आवंटन के समय प्राप्त कर लिया गया। तो आवंटन के समय पहले ही प्राप्त कर लिया और उसका समय कब आता है? बाद में आता है। तो जिस तिथि को प्राप्त किया उस तिथि से लेकर जिस तिथि तक उसका समय होता है, जब प्राप्ति किया उस तिथि से लेकर जब उसका समय होता है उस तिथि तक का जितना भी गैप हो रहा है, यानी अंतराल जो हो रहा है, उस अंतराल तक का 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। किसके अनुसार? तालिका अ के अनुसार 6% ब्याज। जितना भी अंतराल हो रहा है उस अंतराल का 6% से ब्याज कंपनी देगी। कंपनी द्वारा साधारण सभा में निर्णय लेकर ब्याज की दर अधिक स्वीकृत की जा सकती है। कहने का अर्थ है कि कंपनी का जो साधारण सभा होता है, वर्ष के अंत में जो साधारण सभा होता है, उसमें यह ब्याज की दर को निर्धारित कर सकती है, यानी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं 6% ही होगा। ब्याज का भुगतान करते समय अग्रिम याचना पर ब्याज खाते को डेबिट एवं बैंक खाते को क्रेडिट किया जाता है। ये कह रहा है कि जब कंपनी ब्याज देती है तो उस समय ब्याज खाते को डेबिट करती है और बैंक खाते को क्रेडिट करती है। वैसा ही होगा भाई, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। पैसा जा रहा है क्योंकि वो पैसा क्या करेगी? ब्याज के रूप में देगी। जिस व्यक्ति से पैसा एडवांस में प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में पैसा देगी। तो जितना पैसा ब्याज के रूप में देगी वो रोकड़ के रूप में दे रही है, तो रोकड़ उसके पास से जा रहा है तो रोकड़ को क्रेडिट करेगी। तो डेबिट किसको करेगी? ब्याज को करेगी। मैंने पहले ही बताया कि ब्याज क्या है? ब्याज एक नाम मात्र का खाता है, और ब्याज यदि प्राप्त हो रहा है यानी आय हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और ब्याज यदि व्यय हो रहा है यानी कि हमारे पास से व्यय के रूप में जा रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पास आप देखेंगे ब्याज को हमने डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि कंपनी की पुस्तकों में हम प्रविष्टि कर रहे हैं। ब्याज क्या है? कंपनी के लिए अभी व्यय है, क्योंकि वो देगा। किस रूप में दे रहा है? रोकड़ के रूप में दे रहा है, इसलिए रोकड़ को वो क्रेडिट करेगा। तो ये कुछ अग्रिम याचना के बारे में बातें थी। उसके बाद आगे और लिखता है कि यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, अभी यहाँ पास देख रहे थे आपकी कंपनी अधिनियम, ये 1956, कंपनी अधिनियम 1956 है, ठीक ना। अगर कंपनी अधिनियम 2013 को यदि कंपनी अपनाती है, यानी इस अधिनियम 2013 वाली अधिनियम को अपनाती है, तो वहां पास क्या होगा? टेबल एफ लागू उसको करना पड़ेगा। और टेबल एफ कहता है कि टेबल एफ के अनुसार जो ब्याज है देय तिथि तक, यानी कि प्राप्ति से लेकर देय तिथि तक जो ब्याज दिया जाएगा वो कितना? अधिक से अधिक 12% वार्षिक दिया, यानी ज्यादा 12% वार्षिक दिया जा सकता है। तो ये हमने कॉल्स-इन एडवांस के बारे में देखा कि कॉल्स-इन एडवांस क्या होता है और उस पर ब्याज किस तरह दिया जाता है। अब हम इसकी प्रविष्टियों को देखेंगे, तो हम इसकी प्रविष्टियों को सवाल के माध्यम से देखते हैं। सवाल के माध्यम से आसानी से हमको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हम इसके सवाल को लेते हैं। ये हमारा सवाल है, 22वां नंबर का सवाल है। मैं सवाल को पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसको बनाकर बताऊंगा किस तरह हम इस सवाल को हल करेंगे। अग्रिम याचना वाले सवाल को हम किस तरह हल करते हैं। तो लिखा है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले ने एक अंश का दाम 10 रुपए है, 40,000 अंश निर्गमित किए, यानी पेपर में इश्तिहार दिया 40,000 अंशों के लिए कि ये अंश जो है वो 10-10 रुपए वाले हैं। लोगों को आमंत्रित किया कि आप क्या कर सकते हैं? इन अंशों को खरीद सकते हैं। राशि का भुगतान बता रहा है, राशि का भुगतान किससे किया जाएगा? 3 रुपए आवेदन पर 3 रुपए कंपनी मंगा रही है, यानी 10 रुपए का एक शेयर्स है, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है। आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए तथा शेष प्रथम व अंतिम याचना पर, यानी एक ही याचना बना रहा है, प्रथम व अंतिम याचना। तो आप देखिएगा, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, तो 3 और 4 7 रुपए होता है। 10 रुपए में 7 रुपए चला गया तो बचता है 3 रुपए, जो प्रथम व अंतिम याचना पर मांगा गया है। तो आवेदन 3 रुपए, आवंटन 4 रुपए
और प्रथम व अंतिम याचना 3 रुपए। इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको कुछ बातों को, जब भी सवाल पढ़े तो बातों को याद रखिए। 40,000 अंश जारी कर रहा है, एक अंश का दाम 10 रुपए है, पैसा किस तरह मांग रहा है, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, प्रथम व अंतिम याचना पर 3 रुपए। अब आगे सवाल बताता है कि अरुण जिसके पास 400 अंश है अरुण जिसके पास 400 अंश है, उसने आवंटन पर, बता रहा है कि अरुण जिसके पास, इसने 400 अंश कंपनी से खरीदा हुआ है। कंपनी ने जब अंश जारी किया, जब आमंत्रित किया तो इसने 400 अंश आवेदन कर दिया। ठीक है, तो इसके नाम से आवेदन करने के बाद आवंटित कर दिएगा। तो इसने, अरुण जिसके पास 400 अंश है, उसने आवंटन पर ही याचना राशि का भुगतान कर दिया। कह रहा है कि वो 400 अंश रखा हुआ था और उसने क्या किया, आवंटन के समय ही, यानी कि 4 रुपए के हिसाब से जो आवंटन बन रहा है उसी समय ही इसने क्या किया कि प्रथम और अंतिम याचना की राशि भी दे दी 3 रुपए के हिसाब से। तो इसको पैसा कितना देना था, 400 अंश ने खरीदा था, 4 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए होता है आवंटन का। इसने आवंटन का 1600 रुपए तो दिया ही, साथ में इसने क्या किया, प्रथम याचना का जो होता है 400 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए, वो 1200 रुपए भी इसने दे दिया। तो आप देखेंगे कि अरुण उसको कितना अंश दिया गया, 400 अंश उसने खरीदा था। और सवाल बोल रहा है कि वो आवंटन के समय इसने क्या किया कि प्रथम याचना की भी राशि दे दी उसी के साथ। आवंटन के साथ ही उसने प्रथम याचना की भी राशि दे दी, यानी कि एडवांस में उसने दे दिया। तो जब आवंटन का समय होता है तो अरुण का 400 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आवंटन की राशि 4 रुपए है, 1600 रुपए होता है। मगर इसने क्या किया, प्रथम याचना की भी राशि दे दी, यानी 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए भी दे दिया। तो इसने कुल मिलाकर कितना दिया उस समय, 2800 रुपए इसने दिया। तो ये जो 1200 रुपए दे रहा है, इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, यानी कि अग्रिम याचना। ठीक है, आगे हम सवाल को देखते हैं। आवंटन व याचना से संबंधित पंजी प्रविष्टियां दीजिए तथा अग्रिम मांग खाता बनाइए। हमको यहाँ पर पंजी प्रविष्टि देने को बोलता है और अग्रिम मांग खाता भी बनाने को बोलता है, यानी कि अग्रिम उसमें एडवांस में पैसा जो दे दिया उसके लिए हमको खाता भी बनाने के लिए बोलता है। तो आपने 11वीं में खाता पढ़ा होगा कि खाता क्या होता है। तो अगर आप नहीं जान रहे खाता, तो मैं थोड़ा सा खाता को भी समझा देता हूँ। जैसे आप जनरल प्रविष्टि को आप देखिएगा, तो जनरल प्रविष्टि में क्या होता है कि हम बारी बारी से डेट वाइज होता है उसको प्रविष्टि करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये रोकड़ प्राप्त हुआ, उसका हमने प्रविष्टि किया, पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि किया, फिर पूंजी में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि किया, रोकड़ प्राप्त करने का प्रविष्टि किया। तो इस तरह हम डेट वाइज प्रविष्टि करते जाते हैं। यदि मैं बोल दूं कि महीने के अंत में या साल के अंत में इस कंपनी के पास रोकड़ कितना बचा, यानी कि शेष रोकड़ कितना बचा, यानी कितना इसके हाथ में पैसा है या बैंक में इसके पास कितना पैसा है, तो क्या हम इस जनरल प्रविष्टि से उसको देखकर बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको फिर ढूंढना पड़ जाएगा। इसके जहां जहां डेट वाइज हमने किया, फिर उसको अलग अलग करके हमको पूरा रोकड़ का निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या होगा, बहुत समस्याएं होंगी। तो इस समस्या से बचने के लिए खाता बनाया गया है। खाता में क्या होता है कि पर्टिकुलर, यानी कि किसी पर्टिकुलर का पूरा एंट्री उस खाते में किया जाता, प्रविष्टि की जाती है। जैसे कि अगर हम रोकड़ खाता बनाएंगे, जैसे आप रोकड़ खाता बनाओगे तो क्या होगा, इस रोकड़ खाते में पूरा रोकड़ का ही प्रविष्टि होगा। दिनांक, विवरण, राशि, दिनांक, विवरण और राशि, ये हमारा हो गया क्रेडिट पक्ष और ये हो गया हमारा डेबिट पक्ष। तो इसमें क्या होगा, पूरे रोकड़ की प्रविष्टियां की जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हम आसानी से एक पर्टिकुलर रोकड़ का साल के अंतिम का या महीने के अंतिम का हम इसका बैलेंस जान पाएंगे और पूरी रोकड़ की जानकारी जान पाएंगे कि किस किस दिनांक पर रोकड़ से हमने प्रविष्टि किया है।
तो इसलिए खाता बनाया जाता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर की पूरी जानकारी रखने के लिए हम क्या करते हैं, खाता विशेष को बनाते हैं। तो इस तरह खाता बनता है। एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, तो हमको यहाँ पास अग्रिम मांग का खाता बनाने की बोला, हम उस खाते को ही बनाएंगे। तो हम अब सवाल को चालू करते हैं। आप सवाल को थोड़ा सा ध्यान से याद रखिए, सवाल क्या क्या बोल रहा है। तो सवाल में बोला गया है 40,000 अंश, सवाल में बोला गया है 40,000 अंश जारी कर रहे हैं 10 रुपए वाले, 40,000 अंश जारी कर रहे हैं 10 रुपए वाले, और राशि किस तरह मांगी जा रही है, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, प्रथम और अंतिम याचना पर बाकी का शेष यानी कि 3 रुपए जो होता है वो प्रथम या अंतिम याचना पर मांगा जा रहा है। और अरुण जो 400 अंश रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, प्रथम याचना की राशि पहले ही दे रहा है, यानी आवंटन में ही दे रहा है। इसकी हमको प्रविष्टि करने बोल रहा है, हम इसकी प्रविष्टि करते हैं। तो मैंने ये सवाल लिख के रखा हुआ है और इसके बाद मैंने इसका हल भी बनाया है। तो हम पहले चलेंगे आवेदन से, पहले इसके आवेदन की प्रविष्टि देखेंगे। आवेदन की इसकी 2 प्रविष्टि होगी। इसका फॉर्मेट आप देखें, मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये हमारी पंजी प्रविष्टि है कंपनी की पुस्तकों में। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, राशि विकलन और राशि समाकलन। पहले आवेदन की प्रविष्टि होगी। आवेदन के लिए 2 प्रविष्टियां की जाएंगी, पहले उसको प्राप्त करने की प्रविष्टि और फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। आवेदन में कोई विशेष नहीं हो रहा है। विशेष कहाँ पास होगा, विशेष होगा हमारे आवंटन में। जब जो 400 अंश अरुण रखा हुआ है वो जब अग्रिम पैसा देगा तो वहां पर विशेष होगा, उसकी प्रविष्टि हम देखेंगे वहां पर। अभी कुछ भी विशेष नहीं है, अभी सिंपल सा है। 40,000 अंश जारी कर रहे हैं, 3 रुपए के हिसाब से आवेदन मंगाया गया है। 40,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 कंपनी को प्राप्त हो जाएगी। तो प्राप्त होने की वो प्रविष्टि करेगा। तो प्राप्ति की प्रविष्टि करेगा। रोकड़ खाता डेबिट बता रहा है, पैसा आया, जैसे ही पैसा आया कंपनी के पास रोकड़ को वो डेबिट कर देगी। यहाँ पास मैंने रोकड़ डेबिट कर दिया है, आप बैंक को डेबिट करना। हमेशा बैंक से ही हम प्रविष्टि करते हैं, रोकड़ से भी करने में कोई समस्या नहीं है, मगर अधिकतर आप बैंक से ही प्रविष्टि कीजिएगा। बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। बैंक में पैसा आया, बैंक खाता डेबिट, आवेदन से आया, अंश आवंटन खाता से 1,20,000, 1,20,000। इसको हम लिखेंगे 40,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। 40,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। ये हमारा प्राप्त की प्रविष्टि होगी। आवेदन का जो 3 रुपए के हिसाब से रकम रखा गया 40,000 अंशों पर, इसकी प्राप्त हो जाएगी, इसकी प्रविष्टि हम करेंगे। अब इसके बाद ये जो पैसा प्राप्त हो गया इसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। तो हम इसको हस्तांतरित करने का प्रविष्टि देखते हैं। अंश को मैंने क्रिएट करके रखा हुआ, अब इसको मैं डेबिट करके बंद करूंगा और पूंजी खाते को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आवेदन की राशि जो हमने 1,20,000 रुपये प्राप्त की है उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। तो आवेदन को जो हमने क्रिएट करके चालू किया था अब हम डेबिट करके उसको बंद करेंगे। अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। पूंजी खाते को हमने क्रिएट किया। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। ये कैसा खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, डेबिट होकर समाप्त होता है। ठीक है। अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 1,20,000, 1,20,000। 40,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित। 40,000 अंशों पर आवेदन की राशि 3 रुपए है, 3 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित, पूंजी खाते में हमने हस्तांतरित किया। अब इसके बाद आता है आवेदन आवंटन। आवंटन 4 रुपए के हिसाब से, और आवंटन में क्या दिया है, वहां पर अग्रिम पैसा प्राप्त हो रहा है। किसका, प्रथम याचना का पहले पैसा प्राप्त हो जा रहा है। तो अग्रिम का जो प्रविष्टि होगा, अग्रिम की प्रविष्टि हम इसके दे वाले में नहीं करेंगे, हम उसके प्राप्त वाले में, नहीं आवंटन का जब पैसा प्राप्त का प्रविष्टि किया जाता है तब उस प्रविष्टि में हम अग्रिम का प्रविष्टि करते हैं। जिस तरह हम अवशिष्ट याचना में देख रहे थे, जब भी हमको पैसा नहीं प्राप्त हो रहा था
तो वहां पर जाकर हम उसके प्राप्त वाली प्रविष्टि में कर रहे थे, और अग्रिम याचना की जो प्रविष्टि होगी वो भी जब पैसा प्राप्त होगा, जिसमें पैसा प्राप्त होगा वहीं पास किया जाएगा, वो भी प्राप्ति वाली प्रविष्टि में। ठीक है, अवशिष्ट याचना जो था वो डेबिट किया जा रहा था, अग्रिम याचना को हम क्रेडिट करेंगे। तो हम देखते हैं अब। तो पहले आवंटन को दे करने की प्रविष्टि, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। पहले मैं आवंटन को दे कर रहा हूं, कंपनी क्या करेगी, पहले आवंटन को दे करेगी कि समय आ गया है, पैसा प्राप्त होगा आवंटन से 4 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी पहले उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर लेगी, प्रविष्टि करेगी। आवंटन को डेबिट करके पूंजी को क्रेडिट करेगी। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। आवंटन को डेबिट करेगी, पूंजी खाते को क्रेडिट करेगी। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 40,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए प्राप्त होगा। अभी हुआ नहीं है, होगा, ड्यू डेट आ गया यानी समय पूर गया। लिखेंगे 40,000 अंशों पर 4 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर, आवंटन राशि प्राप्य होने पर। अब इसके बाद इसके प्राप्य की प्रविष्टि करने के बाद हम अब इसको पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि करेंगे। तो मैंने बताया कि आवंटन के समय अग्रिम याचना भी हो रहा है, 400 अंशों पर अग्रिम याचना भी हो रहा है, तो आवंटन के प्राप्ति वाली प्रविष्टि में हम अग्रिम याचना की प्रविष्टि करेंगे। आप देख रहे होंगे अग्रिम याचना को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने जब अवशिष्ट याचना की बात हो रही थी तो अवशिष्ट याचना को मैंने यहाँ पर डेबिट किया था रोकड़ के नीचे, क्योंकि वहां पर पैसा प्राप्त नहीं हो रहा था। यहाँ पर पैसा पहले ही प्राप्त हो जा रहा है। तो हम देखते हैं इसको, रोकड़ खाता डेबिट, पैसा प्राप्त होगा, रोकड़ खाता डेबिट 1,61,200 रुपए। मैं भी बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेशन किया गया है। रोकड़ खाता डेबिट पैसा प्राप्त होगा 1,61,200 रुपए, यानी कि 1,60,000 आवंटन का, और 1,200 रुपए जो एडवांस इसका मिल रहा है उसी को हमने पूरा रोकड़ में प्राप्त होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1,61,200 रुपए हमारा होता है। अब उसी तरह जो हमने आवंटन खाते को डेबिट करके रखा था, क्रेडिट करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे, पैसा हमने प्राप्त कर लिया है। अंश आवंटन खाता से अग्रिम याचना खाता से। तो जब मैं इसकी थ्योरी को समझा रहा था तो उस समय मैंने क्या बताया था, जब भी आपको अग्रिम याचना की राशि प्राप्त होगी तो हम प्रविष्टि करेंगे रोकड़ खाता डेबिट, अग्रिम याचना खाता से। वही हो रहा है यहाँ पास। आवंटन में हम प्राप्त कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पास आवंटन के नीचे लिखा हुआ है रोकड़ खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से अग्रिम याचना खाता से। 1,61,200 रुपए आवंटन का, 1,60,000 रुपए, और 1,200 रुपए एडवांस में हमको प्रथम व अंतिम याचना का प्राप्त हुआ है, कंपनी बता रही है। इसका नरेशन लिखेगा 40,000 अंशों पर 4 रुपए प्रति अंश, 40,000 अंशों पर 4 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि एवं 400 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश, 3 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना राशि अग्रिम प्राप्त, प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना, प्रथम व अंतिम याचना राशि अग्रिम प्राप्त, पहले ही प्राप्त कर ली गई। तो ये हमारा प्रविष्टि था। आपको ध्यान रखना है कि अग्रिम याचना की राशि जहां भी आपको प्राप्त होगी, यहाँ पर आवंटन में प्राप्त हो रही है तो आवंटन की प्राप्ति वाली प्रविष्टि में जाएंगे, आवंटन की प्राप्ति वाली प्रविष्टि में जाएंगे और अग्रिम याचना को हम क्रेडिट कर देंगे। जहां पर भी प्राप्त होगा उसकी प्राप्ति वाली प्रविष्टि में जाएंगे और अग्रिम याचना को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैंक को डेबिट करके बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से अग्रिम याचना खाता से। ये हमारा प्रविष्टि हो गया आवंटन का। आवंटन का हमने दे का प्रविष्टि देखा, यानी पूंजी में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि देखा, फिर उसके बाद हमने उसका प्राप्ति का प्रविष्टि देखा। अब हम आते हैं प्रथम व अंतिम याचना पर।
तो प्रथम व अंतिम याचना का भी पहले देय की प्रविष्टि यानी प्राप्य की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि। पहले प्राप्य की प्रविष्टि यानी पूंजी खाता में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि की जाएगी। तो देखते हैं, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, प्रथम व अंतिम याचना खाते को डेबिट करेंगे, अंश पूंजी खाता से पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। याचना खाते को डेबिट करेंगे, पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे, देय की प्रविष्टि हो रही है। याचना को डेबिट करेंगे, पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे। अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 40,000 अंशों पर, और याचना हमारा 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए प्राप्त होगा। अभी समय आ गया, प्राप्त होगा, प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा। इसका नरेशन लिखेंगे, 40,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी को जब 400 अंशों पर ये 1,200 रुपए पहले एडवांस प्राप्त हो गया, तो फिर यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया गया। उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, उसका एडजस्टमेंट हम नीचे करेंगे। जब रोकड़ प्राप्त करेंगे तब क्या होगा, जो व्यक्ति 400 अंशों पर पहले ही पैसा दे चुका है वो दोबारा थोड़ी देगा। कंपनी जब इससे पैसा मांगेगी दोबारा थोड़ी देगा, क्योंकि ये तो पहले पैसा दे चुका है। तो यहाँ पर जो ये 1,200 रुपए इसने पहले दे दिया, वो एडजस्टमेंट यहाँ पर हम करेंगे। तो हम इसका जो इसका देय का प्रविष्टि, प्राप्य की प्रविष्टि, वो पूरे 1,20,000 से, यानी जितना पैसा मंगाना है वो पूरे पैसे से किया जाएगा, यानी पूंजी खाते में पूरा दिखाएंगे। फिर जब हम इसके प्राप्ति वाली प्रविष्टि में आएंगे, तब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी प्राप्ति की प्रविष्टि को, पैसा प्राप्त करी कंपनी, रोकड़ खाता डेबिट, बताएगी पैसा आएगा, पैसा आया, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, बता रही बैंक खाते में पैसा आया। और यहाँ पर अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते को इसने डेबिट करके रखा हुआ है, अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते को क्रेडिट कर देगा। मगर पूरा पैसा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 400 अंशों पर पहले ही पैसा प्राप्त हो चुका है प्रथम याचना का। तो 40,000 में जब 400 अंश निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 39,600 अंश पर ही 3 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। 1,18,800 रुपए, 1,200 रुपए नहीं मिलेगा। तो ये 1,200 रुपए को एडजस्ट किया जाएगा। कैसे एडजस्ट किया जाएगा, जो यहाँ पर आपने अग्रिम याचना को आपने क्रेडिट करके रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, आप यहां लाकर बंद कर देंगे। क्योंकि ये खाता अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो ये खुला रह जाएगा। जबकि क्या हो रहा, पैसा तो पहले प्राप्त हो गया, समय से पहले प्राप्त हो गया। तो भैया जो भी प्रविष्टियां, हमको पैसे से मतलब होता, पैसा तो पहले प्राप्त हो गया। तो हमने बस इसको समझने के लिए यहाँ पर प्रविष्टि करके रखा हुआ था। आज जब उसका समय आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक खाता डेबिट, यानी बैंक से बताया जाएगा कितना पैसा बैंक में आया। कितना पैसा बैंक में आया, 400 अंशों घटाकर 39,600 का 3 रुपए के हिसाब से 1,18,800 रुपए आएगा। और 1,200 रुपए यहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, पहले पैसा प्राप्त हो चुका है। अग्रिम याचना को हमने क्रेडिट करके रखा हुआ था, अब यहाँ पर डेबिट करके उसको बंद कर देंगे। और अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर डेबिट करके चालू था, यहाँ पर क्रेडिट करके हम बंद करेंगे, तो ये हमारी पूरी प्रविष्टि हो जाएगी। इसके बाद हम इसका नरेशन लिखते हैं। अंश प्रथम व अंतिम याचना 39,600 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त एवं 400 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश अग्रिम याचना राशि का समायोजन। तो ये हमारा इसका पूरा जनरल प्रविष्टि हो जाता है। हमने इसका पूरा जनरल प्रविष्टि देखा। जब हम पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा आता है 8,01,200 रुपए, 8,01,200 रुपए। ये हमारी पूरी प्रविष्टि हो जाती है इस सवाल की। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। अग्रिम याचना का 400 अंशों पर अग्रिम हो रहा है, 3 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए होता है। उसी तरह जब आवंटन के समय कितनी राशि प्राप्त होगी, तो आवंटन का राशि 40,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000। और अग्रिम का पैसा भी आवंटन के समय मिल रहा है, यानी कि 400 अंशों का
ये जो 400 अंशों का जो प्रथम याचना की राशि है, जो 400 अंशों का प्रथम याचना की राशि है, कोई अरुण जो है 400 अंश रखा हुआ है, वो आवंटन के समय पैसा तो देता ही देता है, और प्रथम याचना का समय जो बाद में बनने वाला था वो क्या करता है, प्रथम याचना का समय भी आवंटन के समय ही देता है 1200 रुपये। तो आवंटन के समय जो पूरा 1,60,000 मिलना था वो तो मिलेगा, प्लस 1200 रुपये और मिल जाएगा, यानी 1,61,200 रुपये आवंटन के समय मिल जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर प्रविष्टि किया हुआ था। और उसके बाद मैंने तीसरा कैलकुलेशन करके रखा, प्रथम याचना के समय प्राप्त राशि, यानी प्रथम याचना के समय कितना प्राप्त होगा, ये प्रथम याचना के समय कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इसको आप देखोगे कि 40,000 अंश पे कंपनी जारी कर रही थी, उस पे 400 अंश का अरुण जो पहले से पैसा दे दिया है वो तो अब नहीं देगा, तो 39,600 पे प्रथम याचना के समय पैसा मिलेगा, 3 रुपये के हिसाब से 1,18,800 रुपये। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये हमारा पूरी जनरल एंट्री थी। सवाल ने एक चीज और बोला है, सवाल ने बोला है कि हमको क्या करना है, मांग खाता बनाना है, यानी अग्रिम याचना खाता भी बनाना है, अग्रिम मांग खाता बनाना है। तो हम यहाँ पास अग्रिम याचना खाता भी बनाते हैं। दिनांक, विवरण, राशि, दिनांक, विवरण, राशि, दिनांक, विवरण, राशि, दिनांक, विवरण, राशि। ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया और ये हमारा क्रेडिट पक्ष हो गया। अग्रिम याचना खाता। अब हम देखते हैं कि अग्रिम की प्रविष्टि हमने कहाँ पास की। अग्रिम की प्रविष्टि हमने एक आवंटन के समय, प्राप्ति के समय किया, और दूसरा हमने यहाँ पर इसमें किया। तो हम दोनों के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर जनरल प्रविष्टि में हमने जब आवंटन हुआ तो उस समय अग्रिम याचना को हमने क्रेडिट किया है, तो अग्रिम याचना के क्रेडिट साइड जाएंगे, और जो डेबिट में लिखा हुआ है रोकड़, बैंक, अग्रिम याचना के क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बैंक खाता। रकम कितना लिखेंगे, 1200 रुपये, जो अग्रिम याचना में लिखा, क्योंकि 1200 रुपये का ही अग्रिम है, 1200 रुपये लिख दिया जाएगा। तो हम ये अग्रिम याचना खाता बनाए, उससे क्रेडिट साइड जाएंगे, पहले उससे क्रेडिट साइड गए और यहां पास लिखेंगे बैंक खाता को 1200 रुपये। ये हमारी पहली प्रविष्टि हो गई इसकी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पास ये जो जब उस प्रथम याचना का जब प्राप्ति का जब हुआ समय आया तो हमने क्या किया, उसको एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट का एंट्री किया। तो यहाँ पास समायोजन का प्रविष्टि किया। तो देखियो, आप देखेंगे यहाँ पास अग्रिम याचना को हमने यहाँ पास डेबिट किया है, और क्रेडिट क्या है, अंश प्रथम और अंतिम याचना। अग्रिम डेबिट है और क्रेडिट क्या है, प्रथम और अंतिम याचना। तो अग्रिम खाते के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता से। तो ये डेबिट साइड गए, यहाँ पास लिखेंगे अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 1200 रुपये, ये 1200 का एडजस्टमेंट। तो आप देखेंगे दोनों तरफ हमारा बराबर आता है, 1200 जोड़ आता है, ये हमारा खाता बंद हो जाएगा 1200, और इधर भी हमारा 1200। तो यही हमारा था अग्रिम याचना खाता। तो आपको इस तरह अग्रिम याचना खाता बनाना पड़ेगा। जनरल प्रविष्टि की सहायता से देखिएगा आप, जनरल प्रविष्टि की सहायता से हमने इस खाते को बनाया है। तो आपने 11वीं में ही पढ़ा होगा कि पहले चैप्टर में हमने जनरल प्रविष्टि किया, फिर उसके बाद हम जनरल प्रविष्टि की सहायता से क्या करते हैं, खाता बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अग्रिम याचना पर 22वां नंबर का सवाल था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अग्रिम याचना के विषय में कुछ ना कुछ तो जानकारी जरूर प्राप्त होगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।